वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रोंटे के नावल का 23वां हिस्सा। कल मौसम साफ सुथरा था और मैं प्रोग्राम के मुताबिक वुदरिंग हाइट्स गया। मुलाजिमा नेली ने मुझे एक छोटा सा रोका दिया कि मैं कैथी को दे दूं। मैं वहां पहुंचा तो सामने का दरवाजा तो खुला था, लेकिन वो दरवाजा जो पिछली बार मेरी आमद पर बंद था, अब भी न खुला था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो हेरिटन खेतों में काम करता हुआ आया। उसने जंजीर गिराई और मैं अंदर दाखिल हो गया। इस बार जाहिर है कि मैंने उसे निहायत दिलचस्पी और गौर से देखा। लड़का निहायत खूबसूरत, तनोमंद और निहायत मुतनासिब आज़ा का मालिक था, लेकिन बेचारे को अपनी इन खूबियों का एहसास न था और न वो उनसे फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैंने हीथ क्लिफ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि हीथ क्लिफ तो खाने के वक्त तक आएगा। उस वक्त 11 बजे थे और मैंने फैसला किया कि यहीं बैठकर इंतजार किया जाए। वो मेरा इरादा भांप गया और हथियार जमीन पर रखते हुए मुझे अपने साथ अंदर ले गया। अंदर दाखिल होते ही मेरी नजर कैथी पर पड़ी, जो खाने के लिए सब्जी काट रही थी। जब मैं पहली बार यहां आया था, उस बार वो इससे ज्यादा खामोश, संजीदा और मुसीबत ज़दा सी नजर आ रही थी। उसने मेरी तरफ देखे बगैर अपना काम जारी रखा। न सलाम का जवाब दिया, न मुस्कुराहट की रसीद। यह उसकी आम आदत थी। मैंने दिल में सोचा कि माना यह बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। नेली मुझे इस लड़की के मुतालिक जो कुछ बताती रही है, यह उतनी अच्छी तो नहीं। कमरे में दाखिल होते ही हेरिटन ने उसे कहा कि वो सब कुछ समेट कर किचन में चली जाए। जिस करख्त लहजे में हेरिटन ने उसे यह हिदायत दी थी, उतने ही करख्त लहजे में कैथी ने जवाब दिया, खुद ही उठाकर ले जाओ। यह कहते हुए उसने हर चीज अपने से परे धकेल दी और उठकर खिड़की के पास एक स्टूल पर बैठ गई। उसके हाथ में शलगम के छिलके अब तक थे। वो खिड़की के शीशों पर जमी हुई मिट्टी पर उन छिलकों से बेल बूटे बनाने लगी, यह जाहिर करते हुए कि मैं खिड़की में से बाग का नजारा करना चाहता हूं। कैथी के पास जरा गया और हेरिटन की आंख बचाकर नेली का दिया हुआ रोका उसकी झोली में फेंक दिया। मैंने यह काम निहायत फुर्ती और ढंग से किया था, लेकिन उसने खत उठाकर खोले बगैर मुझसे सवाल किया कि यह क्या है। मैंने उसे बता तो दिया कि यह ग्रेंज से है, इसकी पुरानी साथी नेली ने भेजा है, लेकिन मुझे उसकी यह हरकत बड़ी बुरी लगी कि हेरिटन क्या सोचता होगा। यही कि शायद मैंने खुद यह खत कैथी के नाम लिखा है, और वही हुआ जिसका डर था। पेशतर इसके कि कैथी लिफाफा खोलती, हेरिटन ने झपट कर खत छीन लिया और अपनी वास्केट की अंदरूनी जेब में डालते हुए बोला, पहले हीथ क्लिफ इस खत को पढ़ेगा। इस पर कैथी ने अपना चेहरा हमारी तरफ से फेर लिया। मैंने देखा कि उसने अपना रूमाल निकाला और आंखों पर रख लिया। थोड़ी देर के बाद उसकी सिसकियों की आवाज आने लगी। मैंने हेरिटन को गौर से देखा। उसने चंद लम्हे तो कोई परवाह न की, फिर उसका दिल पसीज गया और उसने खत जेब से निकालकर कैथी के पास फर्श पर फेंक दिया। कैथी ने खत खोलकर गौर से पढ़ा और ग्रेंज के मुतालिक कई सवालात किए। फिर खिड़की से बाहर पहाड़ियों की तरफ देखते हुए बड़बड़ाई, मैं अपने घोड़े पर कूदती फलांगती और वहां जाना चाहती हूं। मैं तंग आ गई हूं रिटर्न। फिर उसने अपना खूबसूरत सर दीवार के साथ टिका दिया। उस वक्त वो तस्वीर गम बनी हुई थी, लेकिन उसे इर्द गिर्द की कुछ भी परवाह न थी कि कौन उसे देख रहा है। मैं उसे कैथी कहकर तो न बुला सकता था। चुनांचे कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने कहा, बेगम लिंटन, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं तुम्हारे और इस घराने के मुतालिक बहुत कुछ जानता हूं, बहुत शनासा हूं। मेरा ख्याल है कि तुम मेरे पास बैठकर तफसील से बातें करना चाहोगी। नेली तो तुम्हारे मुतालिक बातें और तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकती, और अगर मैं तुम्हारी तरफ से सिर्फ यह खबर लेकर वापस गया कि तुमने उसका रोका पढ़ लिया है और बस, तो वो बड़ी मायूस होगी। वो तो तुम्हारे मुतालिक बहुत कुछ जानना चाहेगी। कैथी मेरी इन बातों पर हैरान होकर बोली, तो क्या नेली आपको पसंद करती है? मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, बहुत। आप उसे कह दें कि मैं उसके खत का जवाब जरूर देती, लेकिन मेरे पास सादा कागज तो रहा एक तरफ, कोई निगोरी किताब भी नहीं
जिस का कोई सफ़ा फाड़ कर मैं उसका जवाब देती, न पेंसिल, न कलम, न कुछ। अरे, मैंने हैरान होकर कहा, तो तुम किताबों के बगैर कैसे गुजारा करती हो? गैरेज में कितनी बड़ी तादाद में किताबें मौजूद हैं, लेकिन मैं फिर भी कमी महसूस करता हूँ। मुझे मेरी किताबों से जुदा कर दिया जाए तो ईमान से मैं पागल हो जाऊं। वो बोली, जब मेरे पास किताबें होती थी मैं भी पढ़ती रहती थी, लेकिन हीथक्लिफ को चूंकि मुतालिया से कोई शगफ नहीं, इसलिए उसने मेरी तमाम किताबें ज़ाय करा दी। अब तो कई हफ्तों से किसी किताब की शक्ल तक नहीं देखी। एक बार जोसेफ की किताबों में पढ़ने की कोई चीज़ तलाश करनी चाहिए, लेकिन वो तमाम दीनियात की किताबें हैं, आतिश दोज़ख, क़यामत, मौत, बरज़ख, और मैं भागती हूँ इन मौज़ूआत से। फिर हेरिटन, एक बार मैंने तुम्हारी अलमारी में कुछ किताबें देखी। पुराने जमाने की यूनानी और लातीनी जबानों की कहानियां और नज़मों की किताबें थी। उनमें से कुछ मैं अपने कमरे में उठा लाई, लेकिन तुम उन्हें यूं उठाकर ले गए जैसे वो तुम्हारी अजीज तरीन चीज हों। हालांकि तुम्हें उनसे कुछ फायदा भी न था। तुमने सोचा कि जब तुम खुद नहीं पढ़ सकते तो कोई और भी इनसे क्यों फायदा उठाए। तुम्हारे इस जज्बे की बिना पर तो हीथक्लिफ ने मुझे मेरी अपनी तमाम किताबों से महरूम किया है, लेकिन जो चीजें मेरे दिलो दिमाग पर लिखी हुई हैं उन्हें कोई मुझसे कैसे छीन सकता है। हेरिटन का रंग मारे शर्म और गुस्से के लाल हो गया। वो अपनी इल्मी काबिलियत का यूं खुले बंदों मजाक उड़ते न देख सकता था। मैंने इस मौका पर दखल देना मुनासिब समझा और कैथी से कहा, हेरिटन अपने इल्म में इजाफे के लिए कोशां है। वो इस बारे में तुमसे हसद नहीं रखता, बल्कि तुम्हारी काबिलियत पर रश्क करता है। अगर यह यूं ही कोशिश करता रहा तो चंद सालों में आलिम फाजिल हो जाएगा। कैथी बोली, और ये चाहता है कि इस दौरान मैं अपने इल्म से हाथ धो बैठूं। ये अल्फाज का तलफ्फुज और हिज्जे यूं बिगाड़ कर पढ़ता है कि मैं सर पीट लेती हूं। फिर जिन अल्फाज के उसे मानी नहीं आते, यह डिक्शनरी में उनके मानी तो तलाश करता है, लेकिन जब वहां से कुछ भी न पल्ले पड़े तो गालियां बकता हुआ डिक्शनरी को जोर से बंद कर देता है। हेरिटन को अपनी जिहालत और उसे दूर करने के लिए डिक्शनरी के इस्तेमाल दोनों का मजाक उड़ाया जाना पसंद न आया। खुद मेरा अपना भी यही एहसास था कि लड़के की कोशिशों का यूं मजाक उड़ाना बुरी बात है। फिर मुझे नेली का बताया हुआ वो वाकया भी याद था, जब हेरिटन ने कैथी को खुश करने के लिए अल्फाज की पहचान शुरू की थी। चुनांचे मैंने लड़के की वकालत करते हुए कहा, लेकिन मिसेज लिंटन, हम सब ने जिंदगी की किसी न किसी मंजिल पर तालीम का इस तरह आगाज किया था। हम भी इसी तरह हकलाकर पढ़ते और लड़खड़ाकर चलते थे। अगर हमारे असातिज़ा हमारी मदद करने की बजाय हम पर यूं नाक भौं चढ़ाते तो हम भी अभी तक हिज्जे ही कर रहे होते, पढ़ लिख न सकते। ओह नहीं, कैथी बोली, मैं ये तो नहीं चाहती कि अपने इल्म को महदूद रखे। इसका उसे पूरा हक है कि जितना जी चाहे पढ़े, लेकिन उसे यह हक हरगिज नहीं कि अच्छी खासी आला मेयार की किताबों के अल्फाज जानबूझकर बिगाड़ कर पढ़े और यूं में मेरे इल्मी ज़ौक़ को चरके लगाए। वो किताबें जो मुझे बहुत पसंद हैं और जिनके सफ़ात के सफ़ात मुझे ज़बानी याद हैं, या उन्हीं के अल्फाज खास तौर से बिगाड़ कर पढ़ता है। हेरिटन के सीने के उतार चढ़ाव से मैंने अंदाजा लगाया कि बेचारे की जो बेइज्जती होती है उस पर काबू पाने के लिए वो सख्त जहनी कशमकश में मुब्तला है। मैं अपनी जगह से उठा और हेरिटन के गुस्से और तलखी को कुछ कम करने की कोशिश में खिड़की में जाकर खड़ा हो गया, गोया बाहर बाग का नजारा कर रहा हूं। हेरिटन भी मेरे पीछे आया, लेकिन वो कमरे से बाहर निकल गया। फिर अगले ही लम्हे कोई दर्जन भर किताबें उठाए वापस आया और कैथी की तरफ फेंकते हुए बोला, ये लो, संभालो इन्हें। न मैं आइंदा इन्हें पढ़ना चाहता हूं, न सुनना, न ही आइंदा मैं कभी पढ़ने का ख्याल करूंगा। अब मैं इन्हें नहीं लेती। तुम्हारे हाथ लगने के बाद मेरे लिए ये भी काबिल नफरत हो चुकी हैं। यह कहकर कैथी ने उनमें से एक किताब का वो हिस्सा निकाला जिसे हेरिटन गलत पढ़ा करता था और लगी मुंह को बिगाड़ के इस तरह बिगड़े हुए अल्फाज बोले जैसे हेरिटन बोलता था। अब हद हो चुकी थी। हेरिटन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था।
कैथी का अब एक ही इलाज था और वही हेरिटन ने किया। उसने हाथ घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ कैथी के बिगड़े हुए मुंह पर मारा। कैथी को सारा मजाक भूल गया। मैंने भी हेरिटन की इस बात को नापसंद न किया। आखिर वो क्या करता? कैथी कमबख्त बढ़ती ही जा रही थी। इससे ज्यादा कोई नौजवान किसी लड़की के हाथों क्या जिल्लत बर्दाश्त करता। फिर हेरिटन ने तमाम किताबें उठाईं और आग में फेंक दीं। इन किताबों के जलने के साथ साथ मैं हेरिटन के चेहरे के तासुरात देखता रहा। उसे उनके जलने से दिली दुख हो रहा था। इन किताबों के पढ़ने से उसे जो खुशी हासिल हुई थी और इस ख्याल से जो लुत्फ आया था कि वो भी कभी पढ़ा लिखा इंसान बन जाएगा, वो सब हवा हो गया था। दिन भर खेतों में गधे की तरह काम करने के बाद उसके लिए यह बात बासे तस्कीन और राहत हुई थी कि कैथी के ताउन और पसंद से वो भी अपनी जहालत के पर्दे को चाक कर देगा। लेकिन उसकी इन तमाम कोशिशों का जवाब कैथी ने उल्टा नाक चढ़ा कर दिया था। वो किताबों को जलता देखकर बोली, तुम जैसे जाहिल गंवार के लिए किताबों का यही इस्तेमाल सबसे बेहतर है। हेरिटन गुस्से में चिल्लाया, तुम बंद करो अपनी बकवास। यह कहकर वो बाहर निकलने लगा तो हीथक्लिफ से मुठभेड़ हो गई, जो ऐन उसी लम्हे कमरे में दाखिल होता हुआ बोला, क्या कर रहे हो लड़के? कुछ नहीं कुछ नहीं, यह कहकर वो बाहर निकल गया। हीथक्लिफ की नजर अभी मुझ पर न पड़ी थी। वो हेरिटन को जाते देखकर बोला, कमबख्त का चेहरा मोहरा बाप से ज्यादा फूफी पर गया है। कितना मिलता है यह कैथी से। बाज औकात तो मैं उसके चेहरे की तरफ देख नहीं सकता। उसे देखते ही कैथी कमरे से निकल गई और हीथक्लिफ मुझे देखते ही बोला, ओह मिस्टर लॉकवुड, आदाब। आप आज किधर भूल पड़े? खैरियत तो है ना? जी बिल्कुल खैरियत है, बस यूं ही जरा घूमने फिरने को दिल चाहता था तो मैंने सोचा आपके सलाम के लिए हाजिर हो जाऊं। मैं दरअसल आपको यह इत्तला देना चाहता था कि जिन 12 माह के लिए मैंने गरेंज किराए पर लिया था और जिसका किराया मैं पेशगी अदा कर चुका हूं, उनके बाद मैं गरेंज में रहने का इरादा नहीं रखता। मैं अगले हफ्ते लंदन जा रहा हूं। हीथक्लिफ बोला, अच्छा तो आप बैरूनी दुनिया से मजीद दूर नहीं रह सकते। बड़ा मुश्किल होता है मिस्टर लॉकवुड, दोस्तों यारों से बिछड़े हुए यूं तनहा जिंदगी गुजारना। लेकिन आप जो किराया अदा कर चुके हैं वो वापस न होगा। मैं इस किस्म की रियायत नहीं कर सकता। जी नहीं, मैं इस नियत से नहीं आया, वो बाद में देखा जाएगा। मैं तो सिर्फ यही कहने आया था कि अक्टूबर तक मेरा किराया अदा हो चुका है। इस वक्त मेरा ताला यहां लगा रहेगा। शायद इस दौरान आकर रहना ही पड़ जाए, लेकिन अक्टूबर के बाद के लिए आप कोई नया किराएदार देख रखें। बहुत खूब, हीथक्लिफ बोला, अब आप खाना हमारे साथ ही खाकर जाइएगा। कैथरीन, कहाँ हो तुम? खाना लगाओ। कैथरीन खाने की ट्रे लेकर 2 बार आई। उसे हुक्म मिला कि वो खुद जोसेफ के साथ खाना खा ले और जब तक मेहमान मौजूद है वो दोबारा कमरे में न आए। कैथी ने उसका हुक्म पूरी तरह माना, क्योंकि उसके बाद वो बिल्कुल नजर न आई। दुनिया बेजारों, मस्खरों, जाहिलों और गंवारों में रहते हुए उसका ज़ौक़ बड़ी हद तक मुतासिर हो चुका था। हीथक्लिफ की मगमूम और हेरिटन की खामोश मोहब्बत में मैंने जल्द जल्द खाना जहर मार किया और वापस आ गया। मेरी ख्वाहिश तो यह थी कि कैथी की एक झलक और देखने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकलूं, लेकिन हीथक्लिफ ने हेरिटन को हुक्म दिया था कि वो मेरा घोड़ा बाहर निकाले और खुद मुझे छोड़ने के लिए बाहर गेट तक आया। इस तरह कैथी को दोबारा देखने की ख्वाहिश दिल ही दिल में रह गई। वापसी में घोड़े को दुल्की चाल चलाते हुए मैं सोचने लगा कि जाने वुदरिंग हाइट्स पर अल्लाह की क्या मार है। यहाँ का माहौल चुपचाप, लोग परेशान, फिजा उदास सी क्यों रहती है। ऐसे में मुझे एक बड़ा अजीब ख्याल आया कि अगर, जैसा कि नेली ने मजाक में कहा था, मेरी और कैथी की मोहब्बत हो जाती और मैं शादी करके उसे लंदन जैसे पुर रौनक शहर में ले जाता, तो लंदन के किसी गर्म कमरे में बैठकर ये सारे वाकयात हकीकी होने की बजाय किसी किताब की तसव्वुराती कहानी मालूम होते।